वृश्चिक राशियों को इस समय खुश होने की आवश्यकता है कि उनका यहाँ पर जो जीवन यापन है वह अत्युत्तम होने वाला है। जय श्री राम दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ कि वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए 30 अक्टूबर के बाद, जबकि राहु और केतु क्या है, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि राहु आप अपनी मेष राशि को छोड़कर मीन में और केतु तुला राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो जो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं इनके लिए इसका समस्त फल क्या रहने वाला है। जबकि दोस्तों राहु क्या है कि किसी भी गोचरवश किसी भी राशि में कितने महीने रहता है, 18 महीने रहता है, और साथ ही साथ केतु भी उसके साथ में क्या रहता है, 18 महीने, क्योंकि राहु केतु के साथ में ही साथ ही सप्तम भाव में भ्रमण करता रहता है। वहीं दोस्तों राहु की जो उच्च राशि है वह वृष राशि है और नीच राशि इसकी क्या है, वृश्चिक राशि। वहीं केतु के दृष्टिकोण से देखें तो केतु के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि केतु की क्या है, उच्च राशि है, और वृष राशि केतु की क्या है, नीच राशि है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, राहु और केतु अगर अच्छे हों तो ये समझ लीजिए कि गुरु तुल्य ही यह फल प्रदान करने वाले होते हैं। जैसा देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में फल आपको प्रदान करता है, उसी तरीके से क्या है, राहु और केतु भी आपके अगर ग्रह गोचर में सही इनकी कंडीशन है, अच्छे जगह घरों में ये पड़े हुए हैं, तो यह क्या करते हैं, अच्छा फल आपको प्रदान करते हैं। अब दोस्तों हम ये देखें कि जो वृश्चिक राशि के जातक हैं इनका राहु और केतु किस किस भाव में बैठा हुआ है। तो सबसे पहले आए हम कहाँ बैठे हुए, राहु आपके पंचम भाव। पंचम यानी संतान का भाव इसे कह सकते हैं, इसे विद्या बुद्धि का भाव कह सकते हैं, पठन पाठन का भाव कह सकते हैं, और ये मान लीजिए कि यह हृदय रोग से संबंधित भाव इसे हम कह सकते हैं। तो दोस्तों जब राहु यहाँ पर बैठे हुए हों, विद्या बुद्धि के भाव में बैठे हों, संतान के भाव में बैठे हों, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सही इन चीजों के लिए यह अच्छा नहीं रहने वाला। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय संतान से संबंधित और विद्या बुद्धि से संबंधित यह समय अच्छा नहीं रहने वाला। यानी कि काफी आपको अगर परिश्रम आप करते हो तो उसके बावजूद आपके लिए क्या है, विद्या बुद्धि और संतान का जो भाव है वह सामान्य रह सकता है, इससे ऊपर नहीं जाने वाला। उसके बाद दोस्तों देखिए हम तो संतान और पठन पाठन के हिसाब से तो मैंने आपको बताया। फिर राहु की पंचम दृष्टि, तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम, यानी यह क्या देख रहा है, आपके भाग्य को देख रहा है। और भाग्य को देखने का तात्पर्य दोस्तों यह भाग्य का स्थान भी है, धर्म कर्म का भी है, तीर्थ यात्राओं का भी है, और भ्रमण इत्यादि का भी है, स्वयं की शिक्षा का भी है, और गुरु आचार्य का भी है। अगर आप गुरुकुल इत्यादि में पढ़ते हो तो वहां पर आचार्य परंपरा आज भी है, और गुरु परंपरा तो विद्यार्थियों के लिए हर एक क्षेत्र में है। तो दोस्तों जब राहु की यहाँ पर पंचम दृष्टि पड़ रही हो, आपके भाग्य पे पंचम दृष्टि पड़ रही हो, और राहु हमेशा क्या करता है, भ्रमण भी करवाता है, तो ये देख लीजिए कि इस समय आपके लिए तीर्थ भ्रमण इत्यादि करने से आपको बहुत ही अच्छा फल प्रदान होने वाला है। और उसके बाद जो मैंने जैसे यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए बताया कि विद्यार्थियों के लिए यह समय पठन पाठन के लिए अच्छा नहीं है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जब यह आपके भाग्य को देख रहा है तो दोस्तों आपने क्या करना है कि अपने गुरु का सत्कार करना है, आचार्य का सत्कार करना है, आचार्य का मान सम्मान करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो यकीनन मानिए आपके जो पंचम भाव में आपके पठन पाठन के से संबंधित मैंने बताया कि यह समय आपके लिए सामान्य रहने वाला है या उससे कुछ कम रहने वाला है। यहीं पर अगर आप अपने आचार्य का सम्मान करते हो, अपने गुरु का सम्मान करते हो, गुरु और आचार्य के प्रति आप सद्भाव का मतलब अच्छे भाव का आप वो करते हो, तो समझ लीजिए आपके पठन पाठन में काफ़ी हद तक आपको सहायता मिलने वाली है। और यह समय आपके भ्रमण इत्यादि के लिए भी अच्छा, अगर तीर्थ भ्रमण इत्यादि आप कहीं करना चाहो तो उसके लिए बढ़िया है, और स्वयं की शिक्षा के लिए भी बढ़िया है। अगर स्वयं के प्रति भी आप कुछ करना चाहो, कुछ सीखना चाहो अपने जीवन में, तो उसके लिए भी यह बढ़िया समय आपका रहने वाला है। उसके बाद षष्टम और सप्तम, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्टम और सप्तम, यानी आपके आय भाव को भी दिख रहा है।
और जब दोस्तों राहु आपके आय भाई को देख रहा हो, सप्तम दृष्टि इसमें पड़ रही हो, तो ये समझ लीजिए कि इस समय आपको क्या है, खूब सारी आय इनकमिंग के स्रोत आपके खूब बढ़ने वाले हैं। आय के स्रोत आपके बढ़ने वाले हैं, तो ये समझ लीजिए कि यह समय आपके लिए राहु के दृष्टिकोण से यह पूरा जो 18 महीने का समय है आपके लिए आय का बढ़िया रहने वाला है। यानी कि वृश्चिक राशियों को इस समय खुश होने की आवश्यकता है कि उनका यहाँ पर जो जीवन यापन है वह अत्युत्तम होने वाला है आय के भाव से। और उसके बाद दोस्तों जब इनकमिंग इंसान की अच्छी होती रहती है तो उसके बाद स्वयं क्या है कि जब आय के स्रोत बढ़ते रहते हैं तो उस समय इंसान का बहुत दिमाग भी डेवलप करता है, माइंड भी कई जगह घूमता है, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ इत्यादि। तो जितना आप इसमें बिजी रहोगे, और राहु आपको बिजी भी करने वाला है, तो जितना बिजी रहोगे उतने आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रोग्रेस होती रहेगी, यानी उन्नति होती रहेगी। उसके बाद दोस्तों पुनः अष्टम और नवम, यानी ये आपका शरीर तनुभाव है, आकृति भी बोल सकते हैं, स्वभाव इत्यादि भी बोल सकते हैं, इसमें विनम्रता इत्यादि भी बोल सकते हैं। तो राहु की नवम दृष्टि यहाँ पर जब लगन पे पड़ रही हो तो ये समझ लिए कि थोड़ा सा आपको क्या है, अपने स्वास्थ्य से लेकर आपको थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सजग रहें। बाकी रही दोस्तों बात, तो आपके लिए राहु के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि भाग्य में अगर आप गुरु का, अपने गुरु या आचार्य का आप सम्मान करते हो, उनकी बात को आप मानते हो, तो यकीनन मानिए जो मैंने यहाँ आपके पठन पाठन के लिए यह मध्यम समय बताया है, यह वही अगर ऐसा आप करते हो तो यह उत्तम समय में बदलने वाला रहेगा। और संतान भाव से तो यह समय लगभग आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहने वाला। तो थोड़ा सा संतान के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो थोड़ा सा जितना विलंब करोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि राहु और केतु का राशि परिवर्तन, राहु के राशि परिवर्तन से तो ये फल मिलने वाला है वृश्चिक राशियों के लिए। तो ओवरऑल देखें तो राहु के परिवर्तन से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम केतु का फल भी देख लेते हैं कि केतु का किस तरीके से वृश्चिक राशि के जातकों को फल प्राप्त होने वाला है, मिलने वाला है। और केतु कहाँ बैठे हुए हैं, आपके आय भाव में बैठे हुए हैं। ये मनोकामनाओं का भाव भी होता है, मनोकामनाओं की भी पूर्णता होती है। यानी कि आय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर वैसे भी दोस्तों एकादश भाव ऐसा होता है किसी भी व्यक्ति का, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सारे ग्रह अच्छे फलित होते हैं चंद्रमा को छोड़कर। चंद्रमा यहाँ पर थोड़ा सा न्यून फल प्रदान करता है, बाकी यहाँ पर हर एक ग्रह, सारे ग्रह क्या है, अच्छा फल प्रदान करने वाले होते हैं। और जब केतु यहाँ पर बैठा हुआ हो और कन्या राशि का केतु बैठा हुआ हो तो ये समझ लीजिए आपके आय के कई स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकम से आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और जो आपकी मनोकामनाएं हैं उनकी पूर्ति अवश्य ही इस समय होने वाली है। उसके बाद दोस्तों पुनः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, केतु आपका क्या देख रहा है, पंचम भाव को देख रहा है। यानी कि भाई बहनों से भी इस समय आपको थोड़ा सा सहायता यानी सहयोग मिलने के आसार बनेंगे। इस समय ये देख लीजिए कि अगर आप अपने भाई बहनों के साथ में भी कोई काम धंधा शुरू करना चाहते हो या कुछ पैसा इन्वेस्ट इत्यादि आप करना चाहते हो तो उससे आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी। या आप भाई बहनों का सपोर्ट करोगे तो उनके लिए भी यह समय, आपका जो सपोर्ट का जो समय रहेगा वह उनके लिए भी अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः दोस्तों षष्टम, सप्तम भाव यानी संतान भाव को केतु देख रहा है। तो दोस्तों थोड़ा सा मुझे जहाँ तक मैंने आपको पहले भी बताया कि थोड़ा संतान के लिए यह समय आपका उतना अच्छा रहने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा इससे अगर आप संतान की प्लानिंग इत्यादि कुछ कर रहे हो तो थोड़ा सा भी आपको क्या है, रुकने की यहाँ पर आवश्यकता है। क्योंकि जब भी कभी भी किसी राशि पर मतलब राहु और शनि इत्यादि, जो केतु इत्यादि हैं, जो सूर्य इत्यादि हैं, जो मतलब थोड़ा सा क्रूर ग्रह जिन्हें हम कहते हैं, जब भी यह राशि परिवर्तन इत्यादि करते हैं तो 1/4 का जो पहला भाग होता है उसमें यह ज़्यादा प्रभावशाली रहता है।
यानी कि जैसे सूर्य का एक महीने पूरी राशि में वह परिवर्तन करता है, तो ये मान लीजिए कि मतलब 1/4 उसका मतलब 7 चौको 28 यानी 7-8 दिन लगभग क्या रहते हैं, वह थोड़ा सा ज़्यादा हैवी रहते हैं। अगर अनिष्ट फल वह आपको प्रदान कर रहा है उस घर में, तो अगर नहीं है आपके लिए हित में है तो फिर कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं। वहीं अगर राहु के भी 18 महीने हैं तो ये मान लीजिए कि इसके भी आप 4 भाग कर लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों यह क्या है, जब राहु और केतु के जो पहले के जो 4 भाग इसके कर लीजिए, और जो पहले का जो भाग है उसको त्याग छोड़कर उसके बाद आप कोई भी प्लानिंग इत्यादि करना चाहो तो कर सकते हो, मगर पहले भाग को हमेशा छोड़ लेना चाहिए जब आपको बताया जा रहा हो। उसके बाद दोस्तों यह आपका क्या है, सप्तम भाव हुआ, यह अष्टम, और यह आपका नवम भाव, यानी केतु की यहाँ पर नवम दृष्टि है, और यह आपका क्या है, स्त्री भाव भी है, और यह प्रत्यक्ष शत्रुओं का भी है, जीवन साथी, काम, वासना इत्यादि भोग विलास का भी है आपका स्थान है। तो जब केतु की नवम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही हो तो ये समझ लीजिए कि यह समय आपके लिए क्या है कि स्त्री सुख इत्यादि भी आपको प्राप्त होने वाला है, क्योंकि केतु दोस्तों लगभग सौम्य ग्रहों की ही उसमें आता है। और एक बात का इसमें अवश्य ध्यान रखें कि कई बार क्या होता है कि जब जो हमारा अच्छा समय होता है, कई बार हम क्या कर देते हैं, इस समय को भोग विलास में ही निकाल देते हैं। तो यह भी एक जीवन का पार्ट है, मगर इस पार्ट के साथ साथ में दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक कहावत कहते हैं कि जवानी नींद में सोया और बुढ़ापा सर पकड़ रोया। तो जवानी में तो दोस्तों क्या होता है कि नींद भी खूब आती है, सारी चीजें अच्छी लगती हैं, मगर अगर जवानी को ऐसे ही, यानी जो अच्छा वक्त है उसको ऐसे ही टाल दोगे तो बुढ़ापा अपने आप ही आपका दुखदाई हो जाएगा। यानी कि जो बुरा समय रहेगा वो तो है दुखदाई होगा ही होगा। जब अच्छा समय भी हम ऐसे मतलब आलस्य में त्याग दें या सोने में त्याग दें तो समझ लीजिए फिर। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो काम वासना इत्यादि है या जो ये सारी चीज़ें हैं, इनमें थोड़ा सा आपको क्या है, नियंत्रण रखने की भी आवश्यकता है। और बाकी ओवरऑल वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय अति उत्तम रहने वाला है। तो दोस्तों आपको हमारे यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, और मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।